जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। गौ रक्षा के नाम पर आजादी के समय से बड़े बड़े जमींदारों ने, लोगों ने लाखों एकड़ जमीनें दान दी कि हमारी गाय माता अच्छे घास का भोजन करेंगी। उन सारी जमीनों पर कब्जा हो गया है। ग्राम प्रधानों में भी, ग्राम सभाओं की जमीन पर भी, चारागाह की जमीन पर कब्जा हो गया है। लेकिन इस मसले को लेकर एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान कितना फैलाया जाता है। एक रिपोर्टिंग आपने उस गोदी मीडिया पर देखी है कि एक गांव की चारागाह की जमीन है जिस पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है, और वही आदमी अपने जिले के मुख्यालय में बैठकर गौ रक्षा की राजनीति करता है। हमारी गौ माताएं, तकलीफ होती है देखकर। दिल्ली का घर फ्लैट का है, वरना पटना में और अपने गांव में हम गाय पालते थे, और हमारे यहाँ जो सब्जी काटी जाती थी उसको बहुत इज्जत से काटी जाती थी। हम जमीन पर नहीं रखते थे, टोकरी में रखते थे, उसको उठा के गौ माता को पहले खिलाते थे। उसको हरा हरा देख करके उसे हरा कुछ मिला है तो तबीयत खुश हो जाती थी। आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पर आज तक मैं देखता हूं कि गौ माता प्लास्टिक की थैली और कचरे में खा रही। ये मैंने अपने बचपन में गायों को खाते नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। तो गायों के लिए कोई अच्छा ढंग का हुआ? आप जाकर देखिए, कुछ गौशालाएं बनाई गई, उसमें भी राजनीति हुई। खाने पे गायों के खाने के लिए नहीं है। हमने तालाबंदी के दौरान दिल्ली में किया था, गौ माताओं को खाने के लिए कुछ नहीं, राजनीति के लिए सब है। कीजिए, आप आंदोलन चलाइए कि गौ रक्षा, गौ के लिए जो चारागाह की जमीन गायों के लिए दी गई थी, उन जमीनों पर कब्जा हटाया जाए। वो राजनीति कीजिए ना। आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। आप याद करें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव के समय में नौकरी सीरीज के कारण रेलवे पर दबाव बना और पीयूष गोयल को अनाउंस करना पड़ा कि हम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन और अन्य भर्तियां निकालेंगे। और उन्होंने तो दावा किया था कि 1 साल के भीतर सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन आज तक की नहीं। जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी पूरी तरह से सैलरी अभी शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई तो भत्ता नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, 2019 में एनटीपीसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली, रेलवे ने फॉर्म भरा है, उसके इम्तहान का अभी तक पता नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और ये चल गया। काफ़ी मजाक उड़ा। युवाओं ने कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है, हम फिर से वोट देते हैं। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन इस मुद्दे के साथ अन्याय मत होने दीजिए। इस मुद्दे को आप थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप व्यापकता से समझें। देखिए, 3 तरह की चीजें हैं। स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है, और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में, और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000 15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के, मुकुट हैं। इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था। लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहाँ अच्छी चीजें बनाने नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो 2 सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गया। और टेक्सटाइल भी था, वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है, आप समझिए। ये
हमारे ज़िलों के, बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे, उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा था, मजे में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपए का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा, काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा जिसे के पास काम नहीं है और जिसके पास काम है वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है। इसका लाभ हम उठा रहे थे, लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए, और जो 10 से 12,000 कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी, वो भी संभावना समाप्त हो गई। तो अब आप भारत की आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलना था, उसको, लाभ का मतलब क्या हुआ, उसको काम मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा और कुछ बचत करते हुए बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो इस किताब में कहा गया है कि अब भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2040 में समाप्त होगा। सिर्फ 20 साल बच गए हैं। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है। सैलरी कम है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है। सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपए होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है, वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। ये झुंझुना बांटा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस, कमजोर रूप से आर्थिक तबके के लोगों को हमने आरक्षण दे दिया। नौकरी तो दे नहीं रहे हैं आप, नौकरी क्या दी? और ईडब्ल्यूएस को भी सर्टिफिकेट मिलने में 100 दिक्कतें आती हैं, रोज मुझे लिखते हैं वो लोग। को हटा दिया गया तो एक सामाजिक रूप से ये बेरोजगार बना रहे हैं। चूंकि इनको पता है कि नौजवान ये सवाल आज ना कल पूछेगा, इसीलिए जब भी चुनाव आता है व्यापक पैमाने पे मुसलमान, पाकिस्तान, ये चलने लगता है। अगर यहाँ नहीं पैदा होता है, 2-4 लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उनसे बयान दिलवाया जाता है, फिर कहा जाता है आप इसमें नहीं बोल रहे, उस पर नहीं बोल रहे। किसी के पास पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है और आप टैक्स दे रहे हैं, मेहनत की कमाई से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, और 4 संपादक अंग्रेजी में लिखते हैं नहीं, सरकार को अपना खर्चा कम करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि सारा पैसा उठाकर बड़े उद्योगपतियों को दे देना चाहिए। आप 100 उद्योगपतियों का धंधा चला रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से। तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद की जा रही है धर्म से जोड़कर। इस धर्म को कोई खतरा नहीं है, आपकी जिंदगी को खतरा है इस धर्म की राजनीति से। ये बात आप समझें। हर चुनाव में ये भय क्यों पैदा किया जाता है? फिर आप एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था और जांच व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? फिर क्यों ये आप काम करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि किसी को झूठे आरोप में फंसाकर गौ रक्षा कानून में भर्ती कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है?